So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise Ind AS 115. Ind AS 115 वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक में से है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना है और कंटेंट कुछ भी नहीं है ओल्ड सिलेबस में। देखा जाए तो आरटीपी में 3-4 पेज देके रखे हैं इंड AS 115 के और उसके जो है क्रक्स्ड नोट्स बना लिए गए हैं, जिसमें पहले 2 पेज तो इंडेक्स के ही हो जाते हैं और 8 पेज में इंड AS 115 और हो जाएगा। और इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो आए गए हैं सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इंड AS 115 वर्सेस AS7 एंड AS9, ठीक है, और कार्व आउट, ठीक है। एक सिंगल कार्व आउट है, सिंगल कार्व आउट IF 15 से के रिस्पेक्ट में है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है इंड AS 115 हमारा और हो जाएगा, राइट। तो इंड AS 115 इंड AS 116 जो है यही है ओल्ड सिलेबस में जो पढ़ने का है। और इनफैक्ट 32, 107, 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो तो है ही अपने आप में, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इंड AS 115 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। फिर क्या है कि जब हम जो है पर्टिकुलर फिर हम नोट्स को रीड करेंगे। सी इंड AS 115, अब देखो रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, AS9 में वो AS7 के अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो AS9 में आ जाते हैं। और वैसे भी चलो ठीक है AS19 में भी लीजेस के रिस्पेक्ट में रिवेन्यू है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रिवेन्यू वाले चीज़ें हैं, ठीक है, तो सारी इधर डील होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी AS और AS9 में, AS7 और 9 में जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें होती थी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्लब करके इंड AS 115 बना दिया। पर बात ये नहीं है कि AS7 और AS9 दोनों को ऐड करा और इंड AS 115 हो गया, ठीक है। अब देखो AS7 और AS9 अगर समझना है तो इसके प्रीवियस में 2 वीडियो इशू हो चुके हैं और हार्डली 1-2 दिन पहले ये वीडियो आए थे AS7 और AS9 के रिस्पेक्ट में, जिसमें जो है हमने इंटेंसली हमने कंसेप्ट पढ़े थे। फिर दिन उसके बाद हमने SM, PM, MTP, RTP सजेस्टेड अप टू नवंबर 20 हमने सब कर लिए थे। अब हम इंड AS 115 पढ़ रहे हैं। होप सो कि आपको AS7 और AS9 को थोड़ा बेसिक पता होगा, ठीक है ना। बेसिक ही पता होना चाहिए तो आप इंड AS 115 कर सकते हैं, राइट। तो बात करें तो नोटिफाई जो ये हुआ था ये 28/3/2018, ठीक है। ये 28 मार्च 2018 में नोटिफाई हुआ था। हम देख सकते हैं कि 28 मार्च 2018 में ये लिखा, 28 मार्च 2018 में नोटिफाई हुआ था। अब ये उस समय नवंबर 18 के एग्जाम में नहीं पूछा हुआ था कि अगर 28 मार्च 2018 में आया है तो नवंबर 18 में आ जाना चाहिए था, पर नवंबर 18 में नहीं आया। फिर ये मई 19 से आना चालू हुआ। मई 19, नवंबर 19, मई 20 की एग्जाम नहीं हुई और नवंबर 20 में पूछा नहीं गया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये हो चुका है पुराना। अब नाउ जैन 21 की एग्जाम में कुछ ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। इसमें हम जो है कार्व आउट भी पढ़ेंगे। एक सिंगल कार्व आउट है इंड AS 115 वर्सेस इंड AS IFRS 15 और डिफरेंस बिटवीन इंड AS 115 वर्सेस AS7 एंड 9, ठीक है। और देखा जाए तो ये याद रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इंड AS 115 आने के बाद कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट दूसरे इंड AS में भी छोटे मोटे हुए हैं। सिंस वो इंड AS इधर एप्लीकेबल ही नहीं है, सो फिर जो है इंड AS उस इंड AS को इधर रेलेवेंस नहीं दिया जाएगा। जब वो रिस्पेक्टिव इंड AS पढ़ेंगे तब हम उसकी बात कर लेंगे, क्योंकि ऐसे में फिर हर एक का ही लिंक बिठाने लगे। छोटी सी चीज़ के लिए पूरे दोनों बड़े बड़े इंड AS को अगर लिंक कर रहे हैं तो फिर वो तो अननेसेसरीली टाइम कंज्यूमिंग है। पर हाँ, इंड AS 115 को AS7 और 9 से करना पड़ेगा क्योंकि वो मेजर वे में इंटरलिंक हो रहे हैं, राइट। सो अब जो है बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड, हाँ, तो देखो इसको नोट्स को कहाँ से लिखा गया है, कहाँ से बना गया है, सोर्स क्या है। तो ये सोर्स पूरा का पूरा RTP है। अब कैसे RTP है मैं आपको बताता हूँ। NHA 4 है इंड AS 115 का, फटाफट देख लेते हैं इसको 1-2 मिनट में। देखो उसके बाद दो, पहला ये जो है 5 प्रिंसिपल है, 5 स्टेप मॉडल है टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अगर आपको रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जो रिवेन्यू होता है तो रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में इंड AS 115 लगता है। और जो है 5 स्टेप मॉडल होती थी, 5 स्टेप मॉडल है, ये 5 स्टेप इधर देख रखी, ठीक है, ये था। देन इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन की हमने बात कर ली। सेल विथ अ राइट टू रिटर्न, कि मैंने सेल करा है विथ अ राइट टू रिटर्न, ये आ गया। वारंटी की बात कर ली हमने। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसीडरेशंस, रीपर्चेस एग्रीमेंट, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, डिस्क्लोजर, गाइडेंस नोट बाय ऑपरेटर। अब देखो गाइडेंस नोट ये इधर देके रखा है, गाइडेंस गिव्स गाइडेंस ऑन द अकाउंटिंग ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, गाइडेंस नोट ऑफ ऑपरेटर। फिर आती है बात डिफरेंस बिटवीन इंड AS 115 वर्सेस कार्व आउट।
सिंगल कार्व आउट इधर पढ़ लिया हमने, और है डिफरेंस बिटवीन इंड एस 115 वर्सेस एवस 7 एंड 9। ठीक है, रेफरेंस के लिए साथ में खुला हुआ है, और जो है ट्रैक को समझने के लिए, ये ट्रैक को समझने के लिए ये हम इधर पढ़ लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हो गए 3 साढ़े 3, ओके 5 मिनट। तो क्या है, सबसे पहले 5 स्टेप मॉडल। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो 5 स्टेप मॉडल होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वो आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इधर आपको दिख रहा है चार्ट। ठीक है, चार्ट में पहले क्या है कि अगर इधर प्रोवाइडर की जगह एंटिटी आ जाना चाहिए। तो देखो, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से आइडेंटिफाई करा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, फिर सेकेंड, डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टीज, तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी के डिटरमाइन करे। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करा। फिर तीसरा, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रांजेक्शन प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना है। ठीक है, फिर जैसे कि ये ट्रांजेक्शन प्राइस है, ये ट्रांजेक्शन प्राइस कस्टमर से आपको आएगा। अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करा, हो सकता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज़्यादा हो, तो आपने अलोकेट कर दिया ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एंड देन ये अलोकेशन का मतलब ये नहीं है रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू, रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू तो बाद में आएगा। रिकॉग्नाइज रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जब जो आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा उसके हिसाब से जो जितना भी आपने अमाउंट अलॉकेट करा है उतना आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, तो क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन करने के बाद डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड रिकॉग्नाइज रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एंटिटी व्हेन रिकॉग्नाइज रिवेन्यू व्हेन एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये हमने चार्ट देखा। ठीक है, ये आपके पास चार्ट रहेगा। अब हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का मतलब ये है कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसे पहले आप देखो, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। डिटरमाइन करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज होगी, पार्टीज के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे। जैसे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन करोगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। ठीक है, आपको प्रोमिसेस परफॉर्म करने। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, प्रॉमिस। एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, सर्विसेज डिलीवर कर दूंगा, सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको ट्रांजेक्शन प्राइस इतना पेमेंट कर दूंगा, ये प्रॉमिसेस है। ठीक है, ये इंसेप्शन पे देखेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे एसी, जैसे आप परचेस करने का एसी, तो आप क्या बोलोगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि मैं एसी आपको डिलीवर करूंगा, एसी के साथ 4 फ्री सर्विसेज मैं आपको डिलीवर करूंगा, और साथ ही साथ 2 साल की वारंटी भी है एसी की, तो वो भी रहेगी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स का ही होगा या सिर्फ सर्विसेज का होगा, गुड्स और सर्विसेज इकट्ठा भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे देखते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ईच प्रॉमिस ट्रांसफर टू कस्टमर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब हमने जो प्रॉमिस करा है जो हमको कस्टमर को करना है फुलफिल। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, तो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, वो सीरीज जो एक के बाद एक आप गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करो, ये सब सब्सटैंशियली सेम है और सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है। सो इस तरीके से आप गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आप जो है डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे जो सब्सटैंशियली सेम रहेंगे या सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर जिनका रहेगा। अब देखो, आपने क्या कर दिया, आप डिटरमाइन करना है ट्रांजेक्शन प्राइस। अब सोचो कि यार चलो यार एसी का कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें आप एसी डिलीवर कर रहे हो, साथ ही साथ 4 फ्री सर्विसेज है, साथ ही साथ इनफैक्ट वारंटी आप दे रहे हो 2 साल की। अब समझो, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी डिटरमाइन हो गई है। अब ट्रांजेक्शन प्राइस जैसे 25,000, तो ट्रांजेक्शन प्राइस इधर फेयर वैल्यू अप्रोच से बिल्कुल नहीं चल रही है। ट्रांजेक्शन प्राइस इधर फेयर वैल्यू अप्रोच की हम बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब होता है कि जब एंटिटी ट्रांसफर कर रही है गुड्स या सर्विसेज या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करें तो वो भी एक तरीके से सर्विसेज है, जो एंटिटी अमाउंट एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल फ्रॉम कस्टमर वो होता है ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है,
अब अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल में से एक्सक्लूड हो जाएगा अमाउंट कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। जैसे आपने कोई इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करा हो, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपने कलेक्ट करा हो तो वो तो एक्सक्लूड ही रहेगा। द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। अब अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल, अब अमाउंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो जैसा दे के रखेंगे प्राइस 25,000 वैसा फिक्स प्राइस, साथ ही साथ वेरिएबल अमाउंट भी हो सकता है। वेरिएबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि आपने अच्छे से कुछ कोई सा कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको रिवॉर्ड मिल गया, या आपने अच्छे से काम नहीं करा तो आपको पेनल्टी लग गई, एज प्रॉमिस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, वेरिएबल अमाउंट भी हो सकता है। अब वेरिएबल अमाउंट, अब बताओ अगर वेरिएबल अमाउंट एज प्रॉमिस्ड, अगर वेरिएबल अमाउंट प्रॉमिस्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या फिक्स अमाउंट तो मिलेगा, वेरिएबल अमाउंट भी मिल सकता है। देखो लिखा हुआ है, इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड वेरिएबल अमाउंट एंड एन एंटिटी शैल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एंटिटी विल बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। तो क्या बोल रहे हैं, अगर प्रॉमिस्ड है तो ऐसे केस में एन एंटिटी शैल एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जो एंटिटी विल बी इंटाइटल्ड फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे केस में एंटिटी को एस्टिमेट करना चाहिए कंसिडरेशन, ठीक है, जो एंटिटी इंटाइटल्ड है, टू विच एंटिटी विल बी इंटाइटल्ड। तो लिखा हुआ है एन एंटिटी शैल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, एंटिटी शैल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, to which entity will be entitled in exchange of transferring promised goods और services to the customer। तो एंटिटी को एस्टिमेट कर लेना चाहिए जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो एंटिटी इंटाइटल्ड है जब वो ट्रांसफर कर देगी प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। अब एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वेरिएबल, ये जो है एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वेरिएबल, जब एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, बाय यूजिंग आइदर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। तो किस तरीके से आप एस्टिमेट कर सकते हो, बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड या मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड, ठीक है। अब रही बात है कि ट्रांजैक्शन प्राइस की, तो अगर आपका अमाउंट कुछ लेटर ऑन मिल रहा है तो ऐसे केस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी लगा सकते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस इज ऑल्सो एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा है, इसमें हमने ये समझा है, हम फटाफट देख लेते हैं कि हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, डिटरमाइन करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो डिलीवरिंग ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और ऐसे केस में जो है ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल्ड, ठीक है, एज अ कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल्ड है उसमें फिक्स जो वेरिएबल अमाउंट हो सकता है। अगर वेरिएबल अमाउंट एज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट है तो एंटिटी एस्टिमेट कर सकता है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, और ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर भी इधर लगता है। अब जैसे ही आपको अगर अमाउंट ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, अब आप ट्रांजैक्शन प्राइस को अलॉकेट करोगे टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो देखो ट्रांजैक्शन प्राइस अलॉकेट होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। अभी हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, हमको एसी डिलीवर करना है, वारंटी की सर्विसेज है, और साथ ही साथ जो है 4 फ्री सर्विसेज और वारंटी ऑब्लिगेशन है। तो अलॉकेशन कैसे करेंगे, अलॉकेशन करेंगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में। फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज करो कि एंटिटी सिर्फ एसी बेचता तो क्या प्राइस होता, एंटिटी सिर्फ अगर वारंटी की सर्विसेज देता कि चलो आपने एसी किसी दूसरे से परचेस किया, एंटिटी से सिर्फ वारंटी की ऑब्लिगेशन पूरी करवा रहे हो, या एंटिटी से सिर्फ एसी की सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इंडिविजुअल प्राइस एंटिटी की क्या रहती। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस अगर दे के रखी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एस्टिमेट लगा लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप एलोकेशन कर दोगे। अब एलोकेशन कर दिया, अब रिवेन्यू बुक कर लेना। रिवेन्यू कैसे बुक करोगे, क्योंकि अब 5वां पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज रिवेन्यू एज एंड व्हेन एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे एसी का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, एसी अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो एसी के रिस्पेक्ट में रिवेन्यू बुक कर लो। 4 फ्री सर्विसेज है तो जैसे जैसे फ्री सर्विसेज आप दे रहे हो वैसे वैसे रिवेन्यू बुक कर लो। वारंटी ऑब्लिगेशन में भी ऐसे ही करना है। तो क्या है, सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीन्स व्हेन ट्रांसफर्ड प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। जैसे आप जब भी आप ट्रांसफर करोगे प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को, ठीक है, एंड कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल, तब माना जाएगा कि आपने सेटिस्फाई करी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। वो क्या बोला है, जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई किया है तब आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना उस रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब कि जब ट्रांसफर कर रहे हो
promised goods and services to customer and customer obtain control, तो ऐसे केस में satisfy performance obligation मान लिया जाता है। अब satisfy performance obligation at a point of time भी हो सकता है, जैसे AC के केस में at a point of time performance obligation satisfy हो गया, AC डिलीवर हो गया। पर अब मेरे को बताओ कि AC के रिस्पेक्ट में जो वारंटी सर्विसेज है तो वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा, तो उसके हिसाब से आप बुक करना, ठीक है। अगर सेटिस्फैक्शन एट अ टाइम हुआ है तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन एट अ टाइम हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन ओवर द टाइम है तो ओवर द टाइम रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये पूरा पोर्शन जो है 5 स्टेप मॉडल, ठीक है, यही एग्जाम में आया हुआ है और इस पे ही अपने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट्स को, हम समझते हैं। फिर आती है बात ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई सा कॉस्ट लगा रहे हो जस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कल को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कॉस्ट भी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए अगर आप कॉस्ट लगा रहे हो जैसे टेंडरिंग कॉस्ट, तो ऐसे केस में उसको कैपिटलाइज कर दो एज एन एसेट, ठीक है। कैपिटलाइज कर एज एन एसेट इफ सच कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को कैपिटलाइज कर दो वो अमाउंट, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा, इफ सच कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर, तो ऐसे केस में कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो। एग्जाम्पल जैसे टेंडरिंग कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये है कि कुछ आपको कॉस्ट इंकर स्टार्टिंग में करनी पड़ती है, पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो भी इंकर करनी पड़ती है, तो ये स्पेसिफिक टू द कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, ठीक है। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो भी लग जाएगी, तो ऐसे केस में वो एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट को अपन ने कैपिटलाइज कर दिया एज एन एसेट, तो उसको अमोर्टाइज करेंगे सिस्टमैटिक बेसिस पे, ठीक है। अब कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए भी कुछ कॉस्ट लगती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि वोडाफोन का कॉल सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपको वोडाफोन का कॉल सेंटर रन करना है तो स्टेशनरी और सारी जो चीज़ें हैं सब वोडाफोन के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कॉस्ट लग रहा है टू रन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फिर आप ऐसे कैसे चेक करो वेदर इट इज़ कवर इन अदर स्टैंडर्ड, इस टाइप की कॉस्ट जो है क्या अदर स्टैंडर्ड में कवर है। जैसे कि अगर आप देखें तो आरटीपी में भी लिखा हुआ है, इफ कॉस्ट इंकर्ड इन फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट विद इन अ स्कोप ऑफ अदर स्टैंडर्ड, जब वो किसी दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं है, एंटिटी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, वो एसेट रिकॉग्नाइज करेगा अगर वो किसी दूसरी जगह फुलफिल नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं है तो रिकॉग्नाइज करो एज एन एसेट इफ सम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, इफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मेट, ठीक है। तो वो कॉस्ट भी आपकी एसेट हो जाती है और ठीक है ये अमोटाइज होता है सिस्टमैटिक बेसिस पे, ठीक है। और ये दोनों कॉस्ट भी जो है अमोटाइज होते हैं सिस्टमैटिक बेसिस पे। अब ये जब एसेट है तो इसका इम्पेयरमेंट भी हो गया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ना, तो इसका इम्पेयरमेंट भी होगा। तो इसका इम्पेयरमेंट क्या होगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट से जो कंसीडरेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है, कैरिंग अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्ट का उस कॉन्ट्रैक्ट से जो रिसीव होने वाले कंसीडरेशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है कि कंसीडरेशन टू रिसीव मतलब कि जो रिसीव करना है हमको कंसीडरेशन बैलेंस, उसमें से आप रिड्यूस कर दो, उस कंसीडरेशन में से आप रिसीव कर दो कॉस्ट रिलेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। अब इधर कॉस्ट रिलेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज है, ये कॉस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। ये कैपिटलाइज कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट रिलेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऐसे टाइप के कॉस्ट वैसे भी एक्सपेंसेस में हो जाते हैं। तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट से कंसीडरेशन मिलने वाला है उसमें से कॉस्ट रिलेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो माइनस कर दो, तो वो आगे बची हुई आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग कंसीडरेशन, अब वो कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग कंसीडरेशन अगर उसकी कैरिंग वैल्यू से कम है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का कैरिंग अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के कंसीडरेशन आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस, तो ऐसे केस में ये इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, तो ये कंसीडरेशन में आप ध्यान रखना, ठीक है ना, कि इम्पेयरमेंट कैसे होता है, ठीक है। फिर वो जो अपने एग्जांपल था कि हम सेल कर रहे हैं एसी विद 4 फ्री सर्विसेज एज वारंटी टू वॉट 25,000, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई कर लिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की गुड्स डिलीवर करना है, सर्विसेज देनी है, वारंटी और फ्री सर्विसेज देना है, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन कर दिया। अब जो है अलॉकेट कर देंगे, ठीक है। तो एसी फ्री सर्विसेज और वारंटी का जो अलॉकेशन है उनके स्टैंड अलोन प्राइसेस में हो जाएगा, और रिवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि अलॉकेशन हो गया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन एसी के रिस्पेक्ट में जब एसी सोल्ड होगा, फ्री सर्विसेज के रिस्पेक्ट में
ओवर फोर फ्री सर्विसेज जो है अलोकेशन होगा, वारंटी के रिस्पेक्ट में ओवर द पीरियड जो है रिकॉग्निशन होगा। अब सी एंट्री, अगर नॉर्मल एंट्री होती एसी सेल करने की तो AS9 में होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता, पर अगर AS 115 देखे तो ऐसे केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल तो होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू कौन सा, ठीक है, टू अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, और अपन बोल सकते हैं अनअर्न्ड वारंटी रेवेन्यू, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, तो अनअर्न्ड वारंटी रेवेन्यू। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल इसलिए किया क्योंकि एसी तो हमारे गुड्स है, तो वो तो सेल हो गया, वही तो हमारी इनकम हो गई होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू टू अनअर्न्ड वारंटी रेवेन्यू, और एज एंड व्हेन सर्विसेज एंड वारंटी ऑब्लिगेशन फुलफिल करो, ये अनअर्न्ड हमारा डेबिट हो जाएगा टू सर्विस रेवेन्यू हो जाएगा। तो एज एंड व्हेन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, जैसे कि एक सर्विस आपने दी तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हमने जो है, ठीक है, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को हमने डेबिट करा और टू सर्विस रेवेन्यू कर दिया 0.5 से, क्योंकि 4 सर्विसेज के दो है, तो 4 सर्विसेज के इधर 2 लिखा हुआ है, तो 2000 है 4 सर्विसेज के, तो एक का 0.5 हो जाएगा, मतलब 500 रुपये हो जाएगा। तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू तो सर्विस रेवेन्यू हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, तो वही प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन की, इफ कस्टमर पे कंसीडरेशन अर्लियर, समझो प्रेजेंटेशन में क्या बोल कर रखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन, अगर कस्टमर ने कंसीडरेशन पहले ही पे करा तो मेरे लिए वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कस्टमर ने कंसीडरेशन लेटर पे करा और मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए तो मेरे लिए करंट असेट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी शुड बी शो सेपरेटली, अभी हमने कंसीडरेशन की बात कर ली, अब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी शुड बी शो सेपरेटली। टू एसेंस इधर बोला गया है एन एंटिटी शैल प्रेजेंट एनी अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन सेपरेटली, तो एज अ रिसीवेबल, ठीक है। तो क्या लिखा है, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसीडरेशन, ठीक है, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसीडरेशन टू बी शो सेपरेटली एज रिसीवेबल। तो एंटिटी शैल प्रेजेंट एनी अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, किसी कंसीडरेशन पे अनकंडीशनल राइट है मेरा, कोई कंडीशन ही नहीं है, अनकंडीशनल राइट है, तो उसको सेपरेटली रिसीवेबल जैसे शो करो, क्योंकि वो तो हमको मिलने का है। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें देख ली। अब सेल विथ अ राइट टू रिटर्न, हम सेल कर रहे हैं विथ अ राइट टू रिटर्न, तो ऐसे केस में टू द एक्सटेंट अगर हमको लग रहा है कि रिटर्न नहीं होगा तो उसको रिवेन्यू बुक करो, और अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न हो जाएगा तो ऐसे केस में जो है रिफंड लायबिलिटी बुक करो। इन द सेंस कि इसकी एंट्री अब हम समझते हैं। टू द एक्सटेंट आपको लग रहा है कि रिटर्न होगा नहीं तो उसका आपने रिवेन्यू बुक, आपने सेल करा, टू द एक्सटेंट आपको लग रहा है रिटर्न होगा नहीं तो आपने जो है सेल बुक कर ली और रिवेन्यू बुक कर ली, और बचे हुए के रिस्पेक्ट में आपने रिफंड लायबिलिटी बुक करी। मतलब कि स्टॉक जैसे आपने सेल करा तो आपका स्टॉक तो चले गया 100 से, आपको लग रहा है कि 80 तक रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, तो 80 तक रिवेन्यू बुक करो, ठीक है, और बचे हुए 20 का आप रिफंड लायबिलिटी बुक करो, ठीक है। अब रिफंड लायबिलिटी बुक करो बचे हुए 20 का। अब समझो इधर आपने लायबिलिटी बुक करी 20 की, रिफंड लायबिलिटी क्या है, रिफंड लायबिलिटी क्या है कि सामने वाला गुड्स रिटर्न करेगा और हमारी लायबिलिटी रहेगी देने की, ठीक है। तो बचे हुए 20 की वो रिफंड लायबिलिटी रहेगी। बस समझो हमने अगर लायबिलिटी बुक करी कि हमको 20 देने के हैं तो हमको सामने वाले से गुड्स भी तो लेने के हैं करस्पॉन्डिंगली, तभी तो हम देंगे। अगर 20 का रिटर्न वो कर रहा है तो सामने वाले से गुड्स भी तो मिले, तब जाके तो मैं इसको 20 रुपये वापस लौटाऊंगा। तो क्या लिखा है, इट करस्पॉन्डिंगली इट इज एन एसेट इन्वेंट्री विद कस्टमर, तो रिफंड लायबिलिटी भी रहेगी और करस्पॉन्डिंगली एक एसेट भी क्रिएट होगी कि देखो यार इन्वेंट्री है कस्टमर के पास, ठीक है। तो क्या रहेगा कि एक तो आपकी तरफ से लायबिलिटी है कि आपको रिफंड करना है, और आपकी तरफ से एसेट भी है क्योंकि आपको सामने वाले से गुड्स भी लेना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है रिवेन्यू बुक करने का है और बचे हुए केस में रिफंड लायबिलिटी। तो हमारी ऐसी एंट्री हो जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट 80, इन्वेंट्री विद कस्टमर 20, टू सेल 80 और टू रिफंड लायबिलिटी 20। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। चलो अब देखो आया 5वां पॉइंट वारंटी का।
तो अगर वारंटी आपका सेपरेट वारंटी ऑब्लिगेशन है, अगर आप वारंटी को सेपरेटली देते हो, ठीक है, वो सेपरेटली चार्ज करते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में रिवेन्यू रिकॉग्निशन जब आपका ऑब्लिगेशन पूरा हो जाए, ठीक है, तो आप वारंटी सेपरेटली ही देते हो, सेपरेटली चार्ज करते हो, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन जब आपका वारंटी ऑब्लिगेशन पूरा हो जाए। पर अगर आप वारंटी विथ प्रोडक्ट देते हो एज एन एश्योरेंस, ठीक है, कि मैंने कोई सा एक प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट को एश्योर करने के लिए प्रोडक्ट चलेगा, 1 साल की वारंटी ऐसे दी प्रोडक्ट के साथ, तो वो एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको बुक करना पड़ेगा सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, आपको फिर सेल ऑफ प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। मतलब कि 2000 का कभी एसी है और 100 रुपये का अगर वारंटी ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में बुक करो 2100 से सेल को, ठीक है, एंड मेक प्रोविजन ऑफ रिपेयर, साथ ही साथ एंड मेक प्रोविजन ऑफ रिपेयर। तो वही बात है कि क्या लिखा है, इफ कस्टमर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेस वारंटी सेपरेटली, अगर कस्टमर के पास ऑप्शन है कि परचेस करे वारंटी सेपरेटली, तो वारंटी इज अ डिस्टिंक्ट सर्विस बिकॉज एंटिटी प्रॉमिस टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर इन एडिशन टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो वारंटी एक डिस्टिंक्ट सर्विस होगी क्योंकि एंटिटी प्रॉमिस कराए टू प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर इन एडिशन टू द प्रोडक्ट। इन केस एंटिटी शेल अकाउंट फॉर प्रॉमिस वारंटी एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो जो प्रॉमिस्ड वारंटी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एंड अलॉकेट अ पोर्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ऐसे केस में आप पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दो। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने एसेट के साथ साथ वारंटी भी सेपरेटली अटैच करके दी है, तो ऐसे केस में जो भी प्राइस आ रहा है उसको आपने बाइफरकेट कर दिया। पर अगर आप असेट का एश्योरेंस बढ़ाने के लिए वारंटी दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपने सेपरेटली उसको नहीं बताया गया है, तो ऐसे केस में फिर तो बुक कर दो आप तो सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, अब सेल ऑफ प्रोडक्ट बुक कर दो। और ऐसे केस में जो है साथ ही साथ अगर आप प्रोविजन बनाओ तो प्रोविजन ऑफ रिपेयर्स बना देना, क्योंकि अगर आपको पता है कि साल भर में लोग आ सकते हैं तो प्रोविजन ऑफ रिपेयर्स बना देना। मतलब 2 तरीके की चीज़ें हैं, या तो अगर आपने बता दिया कि AC 21,000 में बेच रहे हैं और इनवॉइस में 20,000 और 1,000 सेपरेटली बता दिया, और एक है AC 21,000 इंक्लूसिव ऑफ वारंटी, तो ऐसे केस में तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऐसा ही कर देने का, ठीक है। फिर बात आती है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन। तो प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट में आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो तो ग्रॉस रेवेन्यू बुक करता है, ठीक है, और एजेंट क्या करता है, एजेंट नेट रेवेन्यू बुक करता है। एजेंट मतलब एजेंट को सिर्फ कमीशन से मतलब होता है, ठीक है, और इसलिए उसकी नेट रेवेन्यू होती है, बाकी प्रिंसिपल की ग्रॉस रेवेन्यू होती है। जैसा कुछ खास नहीं था प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन में। आती है बात रीपर्चेस एग्रीमेंट में। रीपर्चेस एग्रीमेंट में तो क्या है समझो, रीपर्चेस एग्रीमेंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन AS9 में भी देखे थे कि अगर आप सेल कर रहे हो और देन आप उसको रीपर्चेस कर रहे हो 115 में, तो सेल करा आपने 100 में, रीपर्चेस कर रहे हो 115 में, तो ऐसे केस में ना इसको समझो ये कोई सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक लोन का ट्रांजैक्शन हो गया, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन हो गया। इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इट कैन बी सेड एज दैट एंटिटी वांट ₹100 लोन, सो इट हैज़ गिवन सिक्योरिटी। तो एंटिटी को 100 रुपये चाहिए थे तो उन्होंने गुड्स बेच दिए, सो इट हैज़ गिवन सिक्योरिटी। ओके, उसने गुड्स बेचे तो इट हैज़ गिवन सिक्योरिटी एंड रिसीव ₹100। अब वो गुड्स एज अ सिक्योरिटी उसके पास है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, रीपे कर दिए 115 रुपये एंड गेट द सिक्योरिटी बैक, गेट द गुड्स बैक, ठीक है, 1 साल बाद 115 रुपये पे कर दिए और उसको सिक्योरिटी मिल गई, मतलब उसको उसके गुड्स मिल गए। तो समझो टाइप ऑफ रीपर्चेस एग्रीमेंट बोला है कि रीपर्चेस एग्रीमेंट के कितने टाइप है। समझो एंटिटी ने जब सेल करा था अब एंटिटी इसको रीपर्चेस कर रही है, ठीक है। अब वो जो रीपर्चेस एग्रीमेंट है या तो एंटिटी का ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेस, ठीक है, एंटिटी का ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेस, या एंटिटी का राइट टू रीपर्चेस अगर एंटिटी ने कॉल ऑप्शन ले लिया हो तो एंटिटी का ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेस हो सकता है, एंटिटी का राइट टू रीपर्चेस हो सकता है, या एंटिटी का ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेस हो सकता है बिकॉज सामने वाले कस्टमर का राइट टू हैव सेल। तो पहला एंटिटी का ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेस, तीसरा है एंटिटी का ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेस बिकॉज सामने वाले का राइट टू सेल, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रीपर्चेस एग्रीमेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप हमने पढ़े, ठीक है। फिर आती है बात बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट की। तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में ऐसा है
कि सेलर ने बिलिंग कर दी है और इशू कर दिया है इनवॉइस, पर अभी भी होल्ड पे रखा हुआ है गुड्स, क्योंकि कस्टमर ने बोल के रखा है कि अभी डिलीवर मत करो, अपने पास होल्ड करके रखो। तो हो सकता है कस्टमर के पास जगह नहीं हो, तो सेलर ने इशू कर दिया इनवॉइस, बट एज अ कस्टमर रिक्वेस्ट गुड्स होल्ड बाय द सेलर। सेलर ने जो है गुड्स होल्ड करके रखे हुए हैं, विच लीड टू, अब देखो गुड्स होल्ड करके रखे हुए हैं तो सेलर बोलेगा क्या तेरे गुड्स से होल्ड करके मैंने रखे हैं तो वेयर हाउसिंग चार्ज लग रहा है, तो विच लीड टू वेयर हाउसिंग चार्ज। जो आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो तो एक ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। तो यही है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में, यही छोटी छोटी चीजें देके रखिए, कोई मैटर नहीं करता, इस पर तो क्वेश्चन आने भी नहीं वाले, पर एक वो 5 मॉडल में से क्वेश्चन आने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग चार्जेस जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो ये आपका एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। रही बात करें डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर में आप क्या बात कर बताओगे, डिस्क्लोजर में कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कि मेरा कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जजमेंट मेड इन अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड, ये इन डेज 115 का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लगाने के लिए जो भी जजमेंट मेरे को सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाने पड़े, ये इन डेज 115 को कॉन्ट्रैक्ट में लगाने के लिए टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड इन दोज कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जजमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कस्टमर के साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कस्टमर के साथ, इन डेज को कॉन्ट्रैक्ट में लगाने के लिए जो जजमेंट लगा है वो, और इस कॉन्ट्रैक्ट से जो मैंने असेट रिकॉग्नाइज करी है, ठीक है, एनी असेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो आपने असेट रिकॉग्नाइज करी है, तो एनी असेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम द कॉस्ट टू ऑब्टेन एंड कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, तो ऐसे केस में वो असेट भी बताओगे तो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बताया, तो आपने क्या बताया, एक तो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर कि यार चलो यार कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट जो हमको लगाने पड़े टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, फिर कुछ एनी एसेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम द कॉस्ट टू ऑब्टेन, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एसेट रिकॉग्नाइज करा वो भी डिस्क्लोज करो आप। चलो फिर आती बात गाइडेंस की, तो आपको गाइडेंस देते हैं पब्लिक टू प्राइवेट, क्या लिखा है, पब्लिक टू प्राइवेट सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट, पब्लिक टू प्राइवेट सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट, ये गाइडेंस है इनको, पब्लिक टू प्राइवेट सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट, ये किनको एप्लीकेबल है, ये जो गाइडेंस है ये एप्लीकेबल है उनको, एप्लीकेबल टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्टेन फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो एप्लीकेबल टू ऑपरेटर्स, तो ये एप्लीकेबल है ऑपरेटर्स को जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरीके, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्टेन करा हो थर्ड पार्टी से गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्टेन करा है फॉर सर्विस अरेंजमेंट, कि हम आपको रिवेन्यू कलेक्ट करके दे देंगे, तो हमने या तो एक तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट से ऑब्टेन करो फॉर सर्विस अरेंजमेंट, या तो इधर थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, इधर गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया है रिलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, या तो एक तरीका है जहाँ पे ऑपरेटर खुद जाके लेता है, दूसरा तरीका है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है थर्ड पार्टी ने ही ऑपरेटर को ग्रांट किया है, वेयर द ग्रांटर गिव एक्सेस टू द ऑपरेटर, उधर गवर्नमेंट ने ही आगे होकर ऑपरेटर को ग्रांट कर दिया कि चलो इससे तुम टोल कलेक्शन करो, तो ये हो गया एक तरीके से कि उधर थर्ड पार्टी ने ही ऑपरेटर को दे दिया, तो इधर ऑपरेटर को मिल गया। और पहला क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर ने खुद ही मांगा थर्ड पार्टी से फॉर सर्विस अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर के पास आ रहा है, राइट और टाइटल इसके पास आ नहीं रहा है, तो ये कोई पीपीई इसका नहीं है, क्योंकि राइट और टाइटल इसके पास नहीं है, ठीक है, राइट टू कंट्रोल नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है सर्विस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, यही जो है इसमें देख रखा है, बिल एंड होल्ड, सॉरी ये इधर ये गाइडेंस में इधर देख रखा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इन डेज 115 और AS7 और AS9 हम कर लेते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन में हम फटाफट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला अभी अपन ने बात करी मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स है, जैसे वही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो इधर ट्रांजेक्शन प्राइस को आप अलोकेट करोगे स्टैंड अलोन प्राइस बेसिस पे जो है, एंड देन फिर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे एज एंड व्हेन आप सेटिस्फाई करोगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस इन डेज 115 में देके रखा है, पर AS7-9 में ऐसा कुछ भी नहीं देके रखा है। कवरेज की बात करें तो सारे टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात है, ठीक है। अब वो ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रेगुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो या वो कंस्ट्रक्शन वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, पर एक्सक्लूड इंटरेस्ट रिवेन्यू और डिविडेंड रिवेन्यू वाले, जहाँ पे आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड की बातें हो रही, देखो इधर लिखा हुआ है, however it does not deal with the revenue from interest and dividend
आर कवर्ड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि वो इधर नहीं है, ये कवर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड में, तो लिख लेते हैं दीज आर कवर्ड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड। फिर आती है बात कि अब A7 और 9 की बात करें तो इधर तो ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पर उधर A7 में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था और AS9 में जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्ट्रैक्ट थे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी, वो तीनों चीज़ें उधर थी। सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी, तो तीनों चीज़ें थी। तो इधर हमने क्या बात करी, मल्टीपल एलिमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस है, और साथ ही साथ हमने कवरेज पढ़ा, तो ठीक है, कवरेज भी पढ़ लिया हमने। मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू, इधर मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू ट्रांजैक्शन प्राइस के बेसिस पे है, इधर मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू A7 में याद हो तो कंस्ट्रक्शन प्राइस को विथ रिस्पेक्ट टू वर्क कंप्लीशन मेथड आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो मेजरमेंट और रिकॉग्निशन वैसा है। AS9 में आप बात करोगे तो जो भी आप चार्ज कर रहे हो, ग्रॉस इनफ्लो इनका मेजरमेंट होता है, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू इधर का होता है जब आप कंट्रोल ट्रांसफर करोगे। अभी अपन ने पढ़ा था कि स्टेप 5 में कि रिकॉग्नाइज करना रिवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट का मतलब होता है कि यहाँ से ट्रांसफर हो गया है और साथ ही साथ सामने वाले को भी कंट्रोल मिल गया है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू क्या होता है, व्हेन कंट्रोल ट्रांसफर, ठीक है। और ऐसे केस में रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू इधर क्या होता है, व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर, या रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू A7 में स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे। कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इधर होता है, अभी अपन ने पढ़ा, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट इधर होता है, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट इधर नहीं होता। सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट में इधर गाइडेंस है एक तरीके से, इधर कोई सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट में गाइडेंस नहीं है। डिस्क्लोजर इधर डिटेल्ड है, इधर कम डिस्क्लोजर है। फ्रेमवर्क इधर पूरा ओवरआर्किंग प्रिंसिपल है। ओवरआर्किंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कोर प्रिंसिपल टू फॉल बैक अपॉन, मतलब कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट कुछ भी हो तो आप ये 5 स्टेप्स का फ्रेमवर्क लगा देना, तो ये ओवरआर्किंग प्रिंसिपल है। कुछ भी चीज़ें इन 5 प्रिंसिपल्स में लगा देना, पर A7 और AS9 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब डाउट अराइज होता है ना, तो उनके पास ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसके थ्रू ये डील कर सके कि AS7 और AS9 से हम केसेस को डील कर सकते हैं, ठीक है। रही बात करें तो इंड AS 115 वर्सेस IFRS। अब देखो, इसके पहले जो हमने इतना सब कुछ देखा है तो हम फटाफट देख लेते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इधर तो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस है, इधर नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर कवरेज की बात करें तो सारे टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट डिविडेंड को छोड़ के, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है, ठीक है। और इधर A7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर है कवरेज में, और उधर रिवेन्यू रिकॉग्निशन में सेल ऑफ गुड, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी कवर है। फिर आती है बात तीसरा, मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू। इधर ट्रांजैक्शन प्राइस है, इधर ग्रॉस इनफ्लो है या परसेंटेज जितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। इधर जो रिकॉग्निशन है जब आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, उधर भी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इधर है, इधर कैपिटलाइजेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक। सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट इधर गाइडेंस है, उधर सर्विस कंसिडरेशन एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में, कंसेशन एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में गाइडेंस नहीं है। डिस्क्लोजर डिटेल्ड है, इधर डिटेल नहीं है। फ्रेमवर्क ओवरआर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। कोर प्रिंसिपल है टू फॉल बैक अपॉन इन केस ऑफ डाउट, इधर कोई कोर प्रिंसिपल नहीं है। अब आती है बात इंड AS 15 वर्सेस IFRS 15। अब सी इंड AS 15 वर्सेस IFRS 15, तो हम समझे कि देखो, हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, 2 अमाउंट हो सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट और वेरिएबल अमाउंट। और वेरिएबल अमाउंट अगर एज प्रॉमिस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में एंटिटी अपना एस्टिमेट लगा सकती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने इधर, एंटिटी शैल एस्टिमेट एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि इन केस जैसे कि आपने अर्ली कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, जैसे आपने लेट कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड और पेनल्टी ये सब वेरिएबल कंसिडरेशन है, ठीक है। IFRS 15 बोलता है कि जो सारी पेनल्टीज है वो सारी पेनल्टीज को कंसीडर करा जाए इन वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है IFRS 15 में,
अगर आप देखें तो ऑल टाइप ऑफ पेनल्टी विच में बी लेवी इन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो सारी टाइप ऑफ पेनल्टी, ऑल टाइप ऑफ पेनल्टी वो कंसीडर करेंगे इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, वो कंसीडर करेंगे इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। ये IFRS 15 हो गया। फिर आती है बात इंड AS 115 की। तो इंड AS 115 क्या बोल रहा है? इंड AS 115 बोल रहा है कि वो ही पेनल्टी टू कंसीडर इफ इनहेरेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस। क्या बोल रहा है कि वो ही पेनल्टी कंसीडर करना जो इनहेरेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, वो ही पेनल्टी कंसीडर करना जो इनहेरेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। देखो बहुत सारी पेनल्टी होती है, जो पेनल्टी इनहेरेंट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस हमको वो लेना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम है लैंडलॉर्ड, हमने किसी को रेंट पे दिया है एसेट, ठीक है, एग्जांपल। अब देखो एक होता है कि एक ऐसी पेनल्टी होती है कि जहां पे हमने बोला कि जब अगर टाइम पे रूम खाली नहीं किया ना तो 1000 पर डे की पेनल्टी लगेगी। अब मेरे को बताओ, तो क्या लैंडलॉर्ड जो है वो 1000 पर पेनल्टी जो है, ठीक है, जैसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट करा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा, तो कायदे से कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स अमाउंट भी है, वेरिएबल अमाउंट भी है, तो क्या वो लैंडलॉर्ड वो 1000 रुपये को भी रिकॉर्ड करेगा? क्या वो 1000 रुपये की पेनल्टी तो डराने के रिस्पेक्ट में, वो जो वेरिएबल अमाउंट है, वो जो पेनल्टी है वो इनहेरेंट थोड़ी ना है, ठीक है, तो वो तो स्केयर करने वाली पेनल्टी है, डराने वाली पेनल्टी है, वो इनहेरेंट थोड़ी ना है। तो ऐसे केस में वो वाली पेनल्टी थोड़ी ना लेंगे। ऐसे केस में लैंडलॉर्ड वो थोड़ी ना करेगा कि यार चलो यार वे वेकेट टाइम पे नहीं करेंगे तो ये वाला अमाउंट भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा के ये वाले अमाउंट को भी बुक कर लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो वो वाली पेनल्टी इधर नहीं आती। जो पेनल्टी जो एक्चुअली में इनहेरेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, वो पेनल्टी इधर रिकॉर्ड होती है। तो इस तरीके से हमने कार्व आउट देखा। अब जो है हमने ये सब चीज़ें देख ली है, हमने सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी देख लिए हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमको क्या करने का है, अब हमको इस पर देखने हैं क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब SMPM में तो क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक है, RTP MTP सजेस्टेड, हम इसमें एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने RTP में क्या देखा है, ओल्ड एग्जामिनेशन मई 19 में, क्योंकि मई 19 से ही एप्लीकेबल हो रहा है, तो इन डेज में ही पूछ लिया कि स्टेट द कार्व आउट ऑफ इंड AS 115 इन IFRS 15, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस पूछ लिए इंड AS 115 फ्रॉम AS 7 एंड AS 9। तो ये हमने जो है अभी हमने समझे, ठीक है, ये RTP में दे के रखा है। तो देखो हमने RTP देख ली, RTP में जो हमने क्वेश्चन देखे थे मई 19 में ही ये सब पूछा गया है, नोट कर लेते हैं। अब क्यों ना हम एक बार जो है हमारी MTP भी देख ले। तो क्या पूछा गया है, 5 स्टेप्स ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर इंड AS 115, ये पूछ लिया, ठीक है। जैसे MTP में जो क्वेश्चन पूछा है वैसे ही नवंबर 19 में भी पूछ लिया था, 5 स्टेप्स ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर द इंड AS 115। तो इस तरीके से जो है हमने इंड AS 115 को पूरा रिवाइज कर लिया है, जहाँ पे हमने 5 स्टेप मॉडल को समझा है, देन हमने जो है डिस्क्रिप्शन में चीज़ों को समझा है, और ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में हमने समझा है, वेरिएबल अमाउंट के रिस्पेक्ट में समझा है जहाँ पे इंसेंटिव पेनल्टीज़ होती है, ठीक है, और अलोकेशन होगा फिर ट्रांजैक्शन प्राइस का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पे, हमने वो देखा है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू कब होता है, जब कस्टमर कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है और ट्रांसफ़र जो है आपने जो प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज है आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया, हमने वो देखा। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमने देखा कि उसको तो एसेट बुक कर लेते हैं, वैसा हमने समझा है। इसमें हमने इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट देखा, जिससे हमको याद रखना पड़ेगा कि वो कंसीडरेशन कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, कंसीडरेशन कम है, तो कंसीडरेशन में से हम कम करते हैं कॉस्ट रिलेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर एक हमने एग्जाम्पल लिख लिया था जिस पर हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, और एग्जाम्पल पे जो जर्नल एंट्री थी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू और अनअर्नड वारंटी रेवेन्यू था। फिर रही बात प्रेजेंटेशन की है, तो प्रेजेंटेशन में हमने बात कर ली कि कंसीडरेशन पहले हो रहा है तो करंट लायबिलिटी, कंसीडरेशन बाद में मिल रहा है तो करंट एसेट है, और ये बात कर ली। फिर सेल विद राइट टू रिटर्न, तो अगर जब राइट है रिटर्न करने का तो आपको लग रहा है कि रिटर्न हो जाएगा तो रिफंड लायबिलिटी, रिटर्न नहीं होगा तो वो सेल है, रिफंड लायबिलिटी है तो करस्पॉन्डिंगली आप असेट भी बुक करोगे, जिसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है तो हमको सामने से असेट भी रिसीव करने की है, इन्वेंट्री भी रिसीव करने की है। वारंटी के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली है कि वारंटी अगर प्रोडक्ट का ही पार्ट है और सेपरेटली चार्ज नहीं किया गया है तो वो प्रोडक्ट में ही शामिल हो जाएगा, जैसे AC 21,000 का है इंक्लूसिव ऑफ वारंटी,
जैसे केस में आप AC की सेल बुक करके प्रोविजन आप रिपेयर्स का बना लो, अगर सेपरेट वारंटी ऑब्लिगेशन है तो आपको सेपरेट इसको अलोकेट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन की हमने बात कर ली थी। और फिर जो है रीपर्चेस एग्रीमेंट में हमने समझ लिया था कि रीपर्चेस एग्रीमेंट में रीपर्चेस 3 तरीके के होते हैं कि एंटिटी के पास ऑब्लिगेशन है, ठीक है, रीपर्चेस करने का। एंटिटी के पास ऑब्लिगेशन है क्योंकि सामने वाले कस्टमर के पास राइट है सेल करने का, या एंटिटी के पास ही राइट है रीपर्चेस करने का। फिर बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट हमने देखा, जहाँ पे जो है हमने बिल बना दिया पर हमने गुड्स होल्ड करके रखे, तो उसमें जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो सेपरेट एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। डिस्क्लोजर की बात करें तो मैंने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो लगे हैं टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड टू दोज कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर करके हमने जो असेट एक्वायर करी है, रिकॉग्नाइज करी है, वो असेट को हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पब्लिक टू प्राइवेट सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट में बस यही बोला गया है कि ये आपकी PPE नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल आपके पास नहीं है। डिफरेंस बिटवीन इंड एस 115 और एस 7 और 9 के रिस्पेक्ट में हमने मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में बात करी। फिर कवरेज की बात करी कि सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का इधर है, बाकी इंटरेस्ट डिविडेंड और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में कवर है। मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू की बात करी कि इधर ट्रांजैक्शन प्राइस है, उधर ग्रॉस इनफ्लो है। रिकॉग्निशन की बात करी तो इधर जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो रिकॉग्निशन होता है, और उधर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, वर्क कंप्लीशन मेथड से चलता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इधर है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट उधर नहीं है। डिटेल्ड डिस्क्लोजर डिटेल्ड है, इधर डिस्क्लोजर डिटेल नहीं है। सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट पे गाइडेंस है, उधर गाइडेंस नहीं है। फ्रेमवर्क ओवरआर्किंग प्रिंसिपल इधर है, उधर ओवरआर्किंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर हमने कार्व आउट की बात कर ली, जिसमें IFRS में सारी पेनल्टीज़ को कंसीडर किया जाता है इन वेरिएबल कंसीडरेशन, और जो है इधर वो पेनल्टी जो इनहेरेंट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है, तो हम इधर वेरिएबल कंसीडरेशन में वो सारे पेनल्टीज़ को लेंगे। सो हमने ट्वाइस तरीके से इसको रिवाइज कर लिया है, सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार जस्ट अपनी तरफ से एक बार गो थ्रू करना है, सारे मेन हेडिंग्स को अब लिख लेने का है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका इंडेक्स 115 फटाफट तरीके से हो गया है। इसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।